आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही स्पष्ट और रोमांचक है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मशीनें और कंप्यूटर हमारी इस इतनी जटिल दुनिया को अपनी आंखों से आखिर कैसे देखते और समझते हैं। मतलब इंसानों के लिए देखना एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है। हमारी आंखें खुलती हैं और हम तुरंत समझ जाते हैं कि सामने एक पेड़ है, कोई कार है या कोई दोस्त खड़ा है। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए, एक मशीन के लिए वो पेड़ सिर्फ शून्य और एक का एक अंतहीन समुद्र है। आज हमारे पास जो सोर्स है उसका नाम है द विजुअल आर्किटेक्चर ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। इस सोर्स के जरिए हम उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां कोड्स और एल्गोरिदम्स मिलकर एक कृत्रिम दृष्टि यानी आर्टिफिशियल विजन का निर्माण करते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई एकेडमिक थ्योरी या किताबी ज्ञान नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये वही तकनीक है जो इस वक्त हमारे फ़ोन के कैमरों से लेकर अस्पतालों की बड़ी बड़ी एमआरआई मशीनों तक हर चीज़ को चला रही है। बिल्कुल। जब हम अपना फ़ोन उठाते हैं और वो हमारा चेहरा देखकर तुरंत अनलॉक हो जाता है, या जब कोई मशीन एक्सरे देखकर ये बता देती है कि हड्डी कहाँ से टूटी है, तो उसके पीछे असल में यही आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। अगर कोई भी मशीन आज दुनिया को देखकर कुछ भी समझ पा रही है, तो उसकी नींव में यही तकनीक है। ठीक है, आइए इसे अनपैक करते हैं। सोर्स में सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंप्यूटर को देखना सिखाने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने असल में जानवरों के दिमाग की नकल की है। हाँ, विशेष रूप से जानवरों के विजुअल कॉर्टेक्स की। बिल्कुल। लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि हमारी आंखें किसी डिजिटल कैमरे की तरह काम करती हैं जो दिमाग को पूरी तस्वीर बस एक साथ भेज देती हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला कि दिमाग का ये हिस्सा इस तरह से काम नहीं करता है। इसमें मौजूद जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पूरी तस्वीर को एक साथ नहीं देखते। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस जैविक अवधारणा को, इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को डेटा की दुनिया में कैसे लागू किया गया है। जानवरों के दिमाग में हर एक न्यूरॉन विजुअल फील्ड के केवल एक छोटे से ओवरलैपिंग हिस्से पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब हर न्यूरॉन की अपनी एक छोटी सी ड्यूटी होती है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक न्यूरॉन सिर्फ दृश्य के एक छोटे से कोने को देखता है, दूसरा न्यूरॉन उसके ठीक बगल वाले हिस्से को देखता है, और वे सभी एक साथ मिलकर उस पूरी तस्वीर का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर प्रकृति ने लाखों सालों के विकास के बाद ये बेहतरीन तरीका अपनाया है, तो क्यों ना मशीनों के लिए भी यही तरीका आजमाया जाए। और यहीं से वो चीज आती है जिसे सोर्स में ग्रिड लाइक टोपोलॉजी कहा गया है। सुनने वालों के लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम सब एक डिजिटल तस्वीर की कल्पना करें। कोई भी फोटो असल में पिक्सेल्स का एक बहुत बड़ा ग्रिड होती है, एक बिसात या चेस बोर्ड की तरह मान लें, जहां हर छोटे बॉक्स में एक रंग की जानकारी होती है। तो CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पूरी इमेज के हर पिक्सल को एक ही समय में प्रोसेस करने की कोशिश करके सिस्टम को क्रैश नहीं करते। वे जैविक विजुअल कॉर्टेक्स की तरह ही काम करते हैं। और अगर हम रंगीन तस्वीरों की बात करें तो ये ग्रिड और भी गहरा हो जाता है। एक रंगीन इमेज में लाल, हरे और नीले यानी RGB रंगों के 3 अलग-अलग ग्रिड एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। हाँ, वो 3D ग्रिड बन जाता है। सही कहा। पुराने कंप्यूटर प्रोग्राम्स इस पूरे 3D ग्रिड को एक साथ पढ़कर समझने की कोशिश करते थे, जो बहुत ही अक्षम या इनएफिशिएंट तरीका था। लेकिन CNN इस ग्रिड लाइक डेटा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। वे डेटा के स्थानिक संरचना का या स्पेशल स्ट्रक्चर का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। तो अब हम इस CNN के असली आर्किटेक्चर यानी इसके बुनियादी ढांचे के एकदम अंदर चलते हैं। बिल्कुल। और इसकी लेयर्स को डिकोड करते हैं। सोर्स हमें बताता है कि एक सामान्य CNN में कई अलग अलग लेयर्स होती हैं और हर लेयर की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली है कन्वोल्यूशनल लेयर, जिसे CNN का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हम एक रोजमर्रा की जिंदगी का एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी, जटिल और विशाल पेंटिंग है और किसी को उस पूरी पेंटिंग का मुआयना करना है। लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति के पास देखने के लिए सिर्फ एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो वो क्या करेगा? वो उस मैग्नीफाइंग ग्लास को पेंटिंग के एक कोने पर रखेगा, वहां की बारीकियां देखेगा और फिर उसे थोड़ा सा खिसकाकर अगला हिस्सा देखेगा। वो धीरे धीरे पूरी पेंटिंग पर उस ग्लास को स्लाइड करेगा। हमारी ये कन्वोल्यूशनल लेयर ठीक यही काम करती है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही फिल्टर है? हाँ, इसमें छोटे छोटे फिल्टर्स या मैट्रिक्स होते हैं जो इनपुट इमेज के पिक्सेल्स के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब ये फिल्टर्स स्लाइड करते हैं तो वे एक गणितीय गणना करते हैं जिसे कन्वोल्यूशन कहा जाता है।
और सबसे मजेदार बात यह है कि ये फिल्टर्स उस पूरी तस्वीर में आखिर ढूंढ क्या रहे होते हैं। शुरुआती लेयर्स में ये फिल्टर्स बहुत ही बुनियादी चीजें ढूंढते हैं। कोई फिल्टर सिर्फ सीधी खड़ी रेखाएं यानी वर्टिकल एजेस ढूंढने में माहिर होता है, तो कोई सिर्फ आड़ी रेखाएं ढूंढता है, और कोई सिर्फ रंगों के बीच का अंतर या टेक्सचर पकड़ता है। और ये तो सिर्फ एक लेयर की बात हुई। जब पहली लेयर इन किनारों को पहचान लेती है तो वो ये सारी जानकारी अपनी अगली लेयर को पास कर देती है। अगली कॉन्वोल्यूशनल लेयर उन किनारों को जोड़कर आकृतियां बनाती है, जैसे एक गोलाकार या कोई कोना। एकदम सही। और उसके बाद वाली लेयर उन आकृतियों को जोड़कर एक आंख, एक पहिया या किसी जानवर की नाक जैसी जटिल संरचनाएं पहचानती है। ये साधारण से शुरू होकर जटिल की ओर बढ़ने की एक बेहद खूबसूरत क्रमिक प्रक्रिया है। ये सच में अद्भुत है। लेकिन जब हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास से इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो डेटा के साथ कुछ गणितीय खेल भी होते हैं। सोर्स में एक टर्म का बहुत जिक्र है, एक्टिवेशन फंक्शन, और विशेष रूप से रेलू यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब ये सुनने में बहुत भारी भरकम तकनीकी शब्द लगता है। हाँ, थोड़ा डराने वाला शब्द है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये सिस्टम में नॉन लीनियरिटी लाता है। लेकिन इसका असल में क्या फायदा है? अगर हम इसे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ें तो क्या ये ऐसा है कि दुनिया की कोई भी चीज एकदम सीधी और सपाट नहीं होती? ये एकदम सटीक तुलना है। दुनिया बहुत पेचीदा है। रोशनी, परछाइयाँ, कर्व्स, सब कुछ बहुत जटिल है। अगर कोई नेटवर्क सिर्फ लीनियर या सीधी रेखा वाले गणित का इस्तेमाल करेगा तो वो कभी भी एक चेहरे या एक पेड़ की जटिलता को नहीं समझ पाएगा। रेलू का काम बहुत सीधा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये नेटवर्क में आने वाले सभी नकारात्मक मूल्यों को हटाकर उन्हें तुरंत शून्य कर देता है। एक मिनट, तो ये सारा जो नकारात्मक डेटा है वो बस फेंक दिया जाता है? क्या सारा डेटा नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं होता? मैंने तो आज तक यही सुना था कि एआई को जितने ज्यादा डेटा मिले उतना अच्छा है। हर तरह का डेटा उपयोगी नहीं होता है। विजुअल प्रोसेसिंग में नकारात्मक मूल्यों का मतलब अक्सर ऐसी जानकारी होती है जो किसी भी उपयोगी पैटर्न को पहचानने में कोई मदद नहीं कर रही है। ये सिर्फ शोर है या जिसे हम नॉइज कहते हैं। अच्छा, तो वो कंफ्यूज कर सकता है सिस्टम को? बिल्कुल। अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो नेटवर्क उस बेकार जानकारी में उलझ जाएगा। रेलू एक बहुत ही सख्त सुपरवाइजर की तरह है जो कहता है कि अगर कोई फीचर स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है तो उसे शून्य मान लो और आगे बढ़ो। ये नेटवर्क को केवल उन सकारात्मक सिग्नल्स पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये समझ में आता है, लेकिन अब एक और व्यावहारिक समस्या खड़ी होती है। अगर हमारे पास लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स हैं जो एक ही इमेज के हर कोने पर स्लाइड कर रहे हैं और हर फिल्टर अपना अपना डेटा दे रहा है, तो इससे जो जानकारी निकलेगी वो तो बहुत विशाल होगी। कोई भी सामान्य कंप्यूटर तो इस डेटा के बोझ तले दब जाएगा ना। हाँ, और इसी भारी भरकम डेटा को संभालने के लिए ही पूलिंग लेयर तस्वीर में आती है। इसका मुख्य काम डेटा के आकार को यानी उसके स्पेशल डायमेंशंस को कम करना है, लेकिन इस तरह से कि कोई भी जरूरी जानकारी ना खोए। इसे समझने के लिए हम फिर से एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा है जैसे हम किसी बड़ी तस्वीर को समझने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लें, जिसे अंग्रेजी में स्क्विंटिंग कहते हैं। जब हम आंखें सिकोड़ते हैं तो तस्वीर के बहुत ही बारीक विवरण, जैसे किसी पत्ती की नस या किसी कपड़े का धागा, वे छुप जाते हैं। बारीक चीजें धुंधली हो जाती हैं। हाँ, लेकिन तस्वीर का मुख्य आकार, रंग और ढांचा अभी भी साफ दिखाई देता है। हमें पता होता है कि सामने एक इंसान खड़ा है, भले ही हमें उसकी पलकें ना दिखें। यही पूलिंग लेयर का काम है। सोर्स में मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग का जिक्र किया गया है। मैक्स पूलिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर हम डेटा के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं तो हम सिर्फ सबसे तेज और सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल को रखते हैं और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, ये कंप्यूटेशन के बोझ को भारी मात्रा में कम कर देता है, जिससे कंप्यूटर तेजी से काम कर पाता है। और दूसरा, ये नेटवर्क को अनचाहे शोर से बचाता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो अब हमारे पास किनारों से बनी आकृतियां हैं और पूलिंग लेयर ने डेटा को छानकर हल्का और साफ भी कर दिया है। अब ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है? आखिरी फैसला कैसे होता है कि तस्वीर में आखिर है क्या? इस साफ और हल्के डेटा को अंत में फुली कनेक्टेड लेयर में भेजा जाता है। पिछली सभी लेयर्स ने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ एक गोल आकार है या यहाँ एक नुकीला किनारा है। वे सिर्फ सुराग ढूंढ रही थीं। जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढता है। हाँ, और फुली कनेक्टेड लेयर इस पूरी प्रक्रिया का दिमाग है।
ये इन सभी सुरागों को एक साथ रखती है और हाई लेवल रीजनिंग करती है। ये देखती है कि अगर दो नुकीले कान हैं, एक पूंछ का आकार है और फर जैसा टेक्सचर है, तो ये सब मिलकर क्या बनाता है। और फिर इस दिमागी कसरत के बाद आती है आखिरी आउटपुट लेयर, जहां सॉफ्टमैक्स फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सोर्स के अनुसार ये अंतिम निर्णय को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देता, बल्कि हर क्लास के लिए एक प्रोबेबिलिटी या संभावना देता है। एकदम सही। नेटवर्क कभी भी 100% आत्मविश्वास के साथ ये नहीं कहता कि ये एक बिल्ली ही है। वो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करके कहता है कि मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर 90% संभावना है कि ये बिल्ली है, 8% संभावना है कि ये एक कुत्ता है और 2% संभावना है कि ये खरगोश है। हाँ, और सच कहा जाए तो कभी-कभी कुछ बहुत ही रोएंदार कुत्तों को देखकर इंसान भी पहली नज़र में धोखा खा जाते हैं और उन्हें बिल्ली समझ लेते हैं। तो अगर मशीन थोड़ा कंफ्यूज हो भी जाए तो उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मशीनें जन्म से ही ये सब नहीं जानती। उन्हें ये नहीं पता होता कि कान क्या होता है या पहिया क्या होता है। उन्हें ये सिखाना पड़ता है। और इसी सीखने की प्रक्रिया को ट्रेनिंग कहते हैं। इन नेटवर्क्स को ट्रेनिंग देने के लिए भारी मात्रा में लेबल किए गए डेटा की जरूरत होती है। मतलब लाखों ऐसी तस्वीरें जिन पर इंसानों ने पहले से लिखा हो कि ये बिल्ली है, ये कार है, ये पेड़ है। और इस ट्रेनिंग के पीछे जो गणितीय जादू है उसे बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक नया तीरंदाज पहली बार निशाना लगाना सीख रहा हो। वो अपना पहला तीर छोड़ता है और तीर लक्ष्य से बहुत दूर जाकर गिरता है। वो देखता है कि तीर कितना दूर लगा, फिर वो वापस आता है और अपने हाथों की स्थिति और धनुष के खिंचाव को थोड़ा सा एडजस्ट करता है। हमारा मॉडल भी ठीक यही करता है। ये तीरंदाज वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। जब मॉडल पहली बार किसी तस्वीर को देखता है तो उसके फिल्टर्स के जो पैरामीटर्स या वेट्स होते हैं वो पूरी तरह से रैंडम होते हैं। वो बिल्ली की तस्वीर देखकर उसे कार कह सकता है। इसके बाद नेटवर्क अपनी गलती की गणना करता है, जिसे हम लॉस या एरर कहते हैं, और फिर वो उस गलती को सुधारता है। हाँ, बैक प्रोपगेशन वही प्रक्रिया है जिसमें ये एरर की जानकारी नेटवर्क में पीछे की ओर यानी बैकवर्ड्स भेजी जाती है, लेयर दर लेयर, ताकि हर एक फिल्टर को ये बताया जा सके कि तुमने ये गलती की है, अगली बार अपने देखने के तरीके को थोड़ा सा बदल लो। और ऐसा लाखों करोड़ों बार होता है, जिसे एपॉक्स कहते हैं, जब तक कि वो तीरंदाज बिल्कुल सटीक निशाना लगाना नहीं सीख जाता। यहां से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो सोर्स में एक बहुत बड़ा अहम मोमेंट सामने आता है, जिसे ट्रांसलेशन इनवेरिएंस कहते हैं। ये शब्द तकनीकी जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही गहरा है। जब हम इंसान किसी बिल्ली को देखते हैं, चाहे वो बिल्ली सोफे के ठीक बीच में बैठी हो या तस्वीर के एकदम कोने में दुबक कर बैठी हो, हम उसे तुरंत पहचान लेते हैं। शुरुआती कंप्यूटर प्रोग्राम्स ये बिल्कुल नहीं कर पाते थे। अगर तस्वीर में कोई चीज अपनी जगह से 2 पिक्सल भी खिसक जाती तो वे पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि वे पिक्सल दर पिक्सल रट्टा मारते थे। और यही CNN की सबसे बड़ी जीत है। अपने खिसकने वाले फिल्टर्स और पूलिंग लेयर्स की वजह से CNN ट्रांसलेशन इनवेरिएंट बन जाते हैं। इसका मतलब है कि इमेज का साइज बदल जाए या चीज किसी भी दिशा में हो या तस्वीर के किसी भी कोने में हो, CNN उसे पहचान लेगा। उसने बिल्ली के दृश्य गुणों को सीखा है, न कि फ्रेम में उसकी जगह को। और यही वो खूबी है जो इस तकनीक को कंप्यूटर स्क्रीन से निकालकर हमारी असली दुनिया में लाती है, जहां ये वास्तव में बड़ा प्रभाव डाल रही है। सोर्स में उन क्षेत्रों की लंबी लिस्ट दी गई है जहां CNN का इस्तेमाल हो रहा है, और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है हेल्थ केयर का। मेडिकल इमेजिंग, जैसे कि एक्सरे, MRI और CT स्कैन में बीमारियों की पहचान करना। इंसानी डॉक्टर बहुत ही सक्षम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लगातार दर्जनों स्कैन देखने से आंखों में थकान हो सकती है। CNN कभी नहीं थकते, उनका ध्यान कभी नहीं भटकता। बिल्कुल। वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों या शरीर के अंदर किसी भी विसंगति को इतनी जल्दी और सटीकता से पकड़ लेते हैं जो पारंपरिक तरीकों से संभव ही नहीं था। ये सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं है, ये रोजमर्रा के आधार पर लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में सोचिए। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई कार को अचानक सामने आए पैदल यात्री, बदलती हुई ट्रैफिक लाइट्स और दूसरी कारों को मिली सेकंड्स में समझना होता है। ये सारा भारी भरकम विजुअल प्रोसेसिंग का काम CNN ही कर रहे हैं। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में भी
ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ते हैं और CNN उन तस्वीरों का विश्लेषण करके फसलों की बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगा लेते हैं, जिससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद होने से बच जाती है। रिटेल और ई-कॉमर्स की दुनिया में विजुअल सर्च इंजन भी एक बड़ा बदलाव है। किसी को एक कुर्सी पसंद आई, उसने बस फोटो खींची और सर्च कर लिया कि वो ऑनलाइन कहाँ मिलेगी। ये सब तो है ही, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जो सोर्स में बताया गया है। वो ये है कि CNN केवल इमेज रिकग्निशन यानी सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी थी जब मैंने सोर्स पढ़ा। अगर ये एक विजुअल आर्किटेक्चर है तो ये ऑडियो सिग्नल्स या टाइम सीरीज डेटा पर काम कैसे कर सकता है? आवाज का तस्वीर से आखिर क्या लेना देना? असल में नेटवर्क को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा क्या है, जब तक वो डेटा ग्रिड लाइक टोपोलॉजी में हो। अच्छा, तो हम आवाज को ग्रिड में बदल देते हैं। बिल्कुल। अगर हम आवाज की तरंगों को एक स्पेक्ट्रोग्राम में बदल दें, जो कि मूल रूप से आवाज की फ्रीक्वेंसी का एक विजुअल ग्रिड होता है, तो CNN उस स्पेक्ट्रोग्राम को भी उसी तरह पढ़ सकता है जैसे वो किसी बिल्ली की तस्वीर को पढ़ता है। वो उसमें भी पैटर्न और किनारे ढूंढकर किसी की आवाज को पहचान सकता है। ये इसकी बहुमुखी प्रतिभा का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब कोई तकनीक इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो हर क्षेत्र में मौजूद है, अस्पताल से लेकर हमारी कारों तक, तो उसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी आती हैं। हमारा सोर्स इन तकनीकी चुनौतियों से भागता नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या जिस पर गहराई से बात की गई है वो है ब्लैक बॉक्स की समस्या। ये ब्लैक बॉक्स की समस्या वास्तव में गंभीर है। इसका मतलब ये है कि हम ये तो जानते हैं कि CNN के अंदर डेटा जा रहा है और बाहर एक बहुत ही सटीक परिणाम आ रहा है, लेकिन उस मशीन ने वो विशेष निर्णय क्यों लिया, ये समझना इंसानों के लिए लगभग असंभव है। क्योंकि उसके अंदर लाखों करोड़ों वेट्स और पैरामीटर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जब एक ई-कॉमर्स साइट किसी जूते को गलती से टोपी समझ लेती है तो हम बस हंसकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हेल्थ केयर में कोई AI सिस्टम कहता है कि किसी मरीज के स्कैन में कैंसर है, तो डॉक्टर ये जानना चाहेगा कि मशीन ने ऐसा क्यों कहा। बिना ये समझे कि निर्णय कैसे लिया गया, उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना मुश्किल है। सही कहा। और इसी विश्वसनीयता पर एक और बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे सोर्स में एडवर्सरियल अटैक्स कहा गया है। ये कंप्यूटर विजन की एक ऐसी कमजोरी है जो इंसानी दिमाग को चकरा सकती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, क्या ये AI को धोखा देने या बेवकूफ बनाने जैसा है? बिल्कुल। एडवर्सरियल अटैक का मतलब है कि इनपुट तस्वीर में कुछ ऐसे मामूली बदलाव किए जाते हैं, कुछ पिक्सेल्स का रंग हल्का सा बदल दिया जाता है जो इंसानी आंखों को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, लेकिन वे AI के पूरे गणित को बिगाड़ सकते हैं। इसका कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए एक सड़क पर लगा स्टॉप साइन ले लीजिए। इंसानों के लिए वो लाल रंग का निशान है जिस पर स्टॉप लिखा है। एडवर्सरियल अटैक में उस स्टॉप साइन पर कुछ खास तरीके छोटे छोटे स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं जो इंसानों को महज गंदगी या खरोच जैसे लगेंगे। तो इंसान तो उसे स्टॉप साइन ही समझेगा? हाँ, इंसान गाड़ी रोक देगा, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार का CNN उन पिक्सेल्स के गणितीय बदलाव की वजह से उसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट का साइन समझ सकता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। इसीलिए दुनिया भर के रिसर्चर्स लगातार भविष्य की तकनीकों पे काम कर रहे हैं ताकि इन नेटवर्क्स को और मजबूत बनाया जा सके। सोर्स के अनुसार रेजनेट और एफिशिएंट नेट जैसे नए आर्किटेक्चर विकसित किए गए हैं। रेजनेट खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्किप कनेक्शंस का उपयोग करता है, जिससे नेटवर्क बहुत ज़्यादा गहरा होने के बावजूद पुरानी जानकारी को भूलता नहीं है। और सोर्स में एक और दिलचस्प तकनीक का नाम है GANs, यानी जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। GANs का काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। इसमें दो अलग-अलग AI नेटवर्क आपस में मुकाबला करते हैं। इसे आप एक नकली नोट छापने वाले अपराधी और एक पुलिस वाले की खेल की तरह समझ सकते हैं। एक चोर और एक सिपाही। हाँ, एक नेटवर्क यानी अपराधी वो नकली तस्वीरें बनाने की कोशिश करता है और दूसरा नेटवर्क जो कि पुलिस है ये पहचानने की कोशिश करता है कि तस्वीर असली है या नकली। इस लगातार मुकाबले से नेटवर्क न केवल डेटा को पहचानना सीखते हैं बल्कि नया बेहद यथार्थवादी डेटा बनाना भी सीख जाते हैं। और साथ ही एक्सप्लेनेबल AI पर भी भारी रिसर्च हो रही है ताकि उस ब्लैक बॉक्स को पारदर्शी बनाया जा सके और हम इंसान समझ सकें कि मशीनें कैसे सोच रही हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है कि क्या हम भविष्य में
एआई पर पूरी तरह से भरोसा कर पाएंगे या हमें हमेशा एक इंसानी निगरानी की जरूरत होगी? होकर सेल्फ ड्राइविंग कारों को रास्ता दिखाने तक सीएनएन ने डिजिटल दुनिया को ऐसी आंखें दी हैं जो अभूतपूर्व हैं। हमारी आज की चर्चा यहां तक ही थी, लेकिन जाने से पहले इस पूरी बातचीत से एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो सीधे तौर पर सोर्स में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हमने एडवर्सेरियल अटैक्स और कैमरास की बढ़ती ताकत के बारे में बात की। जरा इस बारे में सोचिए, चूंकि फेशियल रिकॉग्निशन के लिए सीएनएन इतने ताकतवर हो गए हैं और हर शहर के कोने कोने में कैमरा लगा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हम इंसान अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए असल जिंदगी में ऐसे खास कपड़े पहनना शुरू कर दें या ऐसा अनोखा मेकअप करना शुरू कर दें जो इंसानों को तो बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन वो विशेष रूप से डिजाइन किया गया हो ताकि शहर में लगे इन सीएनएन और एआई कैमरों को चकमा दे सके? क्या हमारा अगला ग्लोबल फैशन ट्रेंड मशीनों को धोखा देने के लिए डिजाइन किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक और समाज के रिश्ते को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।